नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, ये सप्ताह तो मोदी जी एक तरह से पूरा लाइमलाइट ले गए, लेकिन जो आज से शुरू हो रहा है सप्ताह, वो बहुत गरमा-गरम होने वाला है और देश की राजनीति में कई दिशाएँ तय करेगा। कल 31 और पहली तारीख को मुंबई में अ, इंडिया जो विपक्ष का गठबंधन है उसकी मीटिंग है। लोग कह रहे हैं कि वो काफ़ी उसमें कई निर्णय इम्पोर्टेंट होंगे। और ममता बनर्जी ने जैसा कहा कि मोदी जी ने तीसरी मीटिंग से डर के ₹200 तो कम से कम सिलेंडर सस्ता कर दिया। ममता बनर्जी साफ-साफ कह रही हैं और वो कह रही हैं तीसरी मीटिंग हो जाएगी तो 300 और वो सब आते-आते जब तक चुनाव आएगा तब तक सिलेंडर सस्ता किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि दर्शकों को भी बता दूँ कि ये राजस्थान में ऑलरेडी ₹500 में कांग्रेस सिलेंडर बहुत दिनों से दे रही है। तो दोनों चीज़ें अशोक भाई, ये जो मोदी जी सस्ता करके उनको लगता है कि 4.5 साल महँगा रखो चीज़ और फिर बाद में 6 महीना सस्ता कर लो और वो भी सस्ता क्या, बढ़ा के दाम गिरा दो। और आज एक जो इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है शरद पवार साहब की, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की 4 बजे, क्योंकि जब हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तो वो शुरू नहीं हुई है। उसके बारे में भी थोड़ा एक आइडिया दीजिए कि वो शरद पवार साहब क्या मतलब क्या अपनी सफाई देने वाले हैं या आगे की योजना बनाने वाले हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि 450 सीटें आइडेंटिफाई हो गई हैं जहाँ वन ऑन वन लड़ना है, कुछ इस तरह का। अशोक भाई। धन्यवाद सर, नमस्कार। सही कहा आपने कि ये ₹200 सिलेंडर वाला शगुफा ये कहीं ना कहीं डर के मारे हैं। दो राज्य है, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहाँ बीजेपी ने आस लगा के बैठी है कि कहीं ना कहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ में तो दूर का सपना साबित हो रहा है। और जिस हिसाब से बघेल पिछले एक सप्ताह से बुरी तरह से एग्रेशन में है, उससे तो मुझे लगता है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें नहीं आ जाए। और तेलंगाना में बीजेपी है ही नहीं। मिजोरम में कुकीज और मतई के मणिपुर वाले इशू से बीजेपी बैकफुट पे है। ऐसे में दो जगह है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान में वो सत्ता हथियाना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में सत्ता बचाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ने अनाउंस कर दिया था कि हम आएंगे तो ₹500 सिलेंडर करेंगे। उस डर से एकाएक ऐसा कोई पेट्रोलियम प्राइसेस में, क्रूड ऑयल में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन सरकार के ज्ञान चक्षु खुल गए और रक्षाबंधन के दिन बहनों को ₹200 सिलेंडर सस्ता। आनंद जी, मैं थोड़ा सा यहाँ ख्याल रखना देखना चाहूंगा कि जो बीपीएल, बिलो द पावर्टी लाइन के लोग हैं, उनको ₹400 की सब्सिडी मिलेगी। 200 तो जो ₹903 का दिल्ली में सिलेंडर पड़ रहा है, वो बीपीएल वालों को ₹703 का पड़ेगा। उज्ज्वला लेकिन योजना, क्या उज्ज्वला योजना। लेकिन लेकिन क्या ये ₹700 उनको पूरते हैं क्या? सवाल ये है। क्योंकि ₹700 प्रधानमंत्री जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, बीजेपी के कई नेताओं के लिए, संघ के लिए भी बहुत छोटा फिगर होगा। लेकिन जब बीपीएल की आप डिफाइन करते हो, तो बीपीएल का डिफिनेशन आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से, 27,000 रुपए साल का इनकम यदि परिवार का है तो बीपीएल के नीचे बीपीएल पे आता है, यानी उसके नीचे। हम 27,000 भी पकड़े तो महीने का इनकम 2,2500 आता है। 2,2500 में यदि ₹700 का सिलेंडर आप लेंगे तो आपका 35% जो आपका टोटल इनकम है वो मात्र सिलेंडर में जाएगा। तो फिर खाएगा क्या, रहेगा कैसे, बाकी चीजों के लिए क्या करेगा? तो कुल मिला के ये ₹700 भी बहुत 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 ज्यादा महंगा है। ये कहते हैं कि हमने 9.5 करोड़ बीपीएल लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन दिए हैं, 75 लाख और देने जा रहे हैं। मतलब आने वाले समय में ये 10 करोड़ 50 लाख का फिगर होगा। लेकिन आनंद जी, ये बताने के लिए अभी तक तय नहीं है कि ये 10 करोड़ 50 लाख में रिफिल कितने करवाते हैं। लोगों को मिल गए, पहला सिलेंडर मिल गया, पहला सिलेंडर उन्होंने उत्साह में साझा उत्साह बना लिया, कर लिया। दूसरा सिलेंडर जब ₹700 का देना पड़ता है, तो जिसकी ₹2,250 इनकम है महीने की, उसको ₹700 का बोझ इतना ज्यादा पड़ता है। फिर वो अपने लकड़ी बीनने के लिए जाता है और लकड़ी के भरोसे ही करता है। तो ये सरकार का जो इकोनॉमिकल थ्योरी है, सरकार की जो सोच है कि बीपीएल वालों को ₹700 पुराता है, मुझे लगता है ये बीपीएल के वालों लोगों से साथ भद्दा मजाक। दूसरी बात, ₹900 भी, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तब 450, मतलब मेरे पास जो आंकड़ा है
2000 में 410 रुपए 50 पैसे सिलेंडर था, 2015 में 610 रुपए हो गया, और 2016 में फिर 513 रुपए हो गया। हम इसको 513 रुपए भी बोले तो 903 रुपए 400 रुपए ज्यादा है। एक तरफ पैसे की कीमत घट रही है, महंगाई बहुत जबरदस्त है, ऐसे इसमें ये 200 रुपए कम करना ये भी हास्यास्पद है, ये टोकनिज्म है। इसलिए कि आपको कुछ देना है तो आपने दिए। आप कहते हो कि हमारे ऊपर 7,000 करोड़ का बोझ बनेगा। सरकार अपने विज्ञापन भी कम करे तो हजारों करोड़ रुपए बच सकते हैं। सरकार अपने बाकी खर्चे कम करे, प्रधानमंत्री की यात्राओं पे जो खर्चे होते हैं, विदेश में नहीं मैं देश में भी बोलता हूँ, हर राज्य को जो बर्डन पड़ता है, 30-30 कई जगह 10-10 20-20 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं प्रधानमंत्री की अगुवाई में। ये तमाम चीजें जो है ये भी देखनी होगी। और मुझे लगता है कि ये 200 रुपए हेडलाइन तो बना जाता है, लेकिन यथार्थ के धरातल पे आप कैलकुलेट करो तो आज भी सिलेंडर बहुत 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 महंगा है। अशोक भाई, दूसरा जो मैं आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 31 और पहली की विपक्ष की बैठक, उसके बारे में थोड़ा, ये क्या दिशा देखिए, देने जा रही है? पहली बार जब पटना में लोग मिले थे तो बीजेपी ने उनका मजाक उड़ाया था, ये ऐसे ही मिलते हैं, इनके अपने पैरों में पैर नहीं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो पटना और बेंगलोर के बीच जो समय गया, पूरे समय बीजेपी का गोदी मीडिया और तमाम बीजेपी के नेता इसी बात को मजे ले रहे थे कि ये बनने के पहले ही बिखर गया है, अब इनमें से ये भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। फिर बेंगलोर की मीटिंग हुई और बेंगलोर में गठबंधन में लोग और जुड़े, इससे कहीं ना कहीं पसीना आया और गठबंधन का नाम तय हुआ इंडिया। इंडिया नाम तय होते से ही आपने प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट देखी होगी, इंडिया को लेके मजाक, तो कभी किसी चीज को मजाक, फिर वहां से क्योंकि एक अधिक मास का मेला था, उसका उद्घाटन करना था, 3 साल में एक बार मेला लगता है वो, तो लालू यादव नीतीश जी उस मेले के उद्घाटन के लिए आए थे, लेकिन प्रोजेक्शन ऐसा किया गया कि लालू और नीतीश जी नाराज होकर चले गए, ये इंडिया फिर बिखर रहा है। अब बेंगलोर से लेके मुंबई तक रोज ये खबरें छापते हैं कि ये नाराज हो गया, वो नाराज हो गया, वो नाराज हो गया, शरद पवार यू टर्न ले रहे हैं, ममता नाराज है, अभी नीतीश जी शायद फिर वापस आने की सोच रहे हैं इंडिया की। ये खबरें लगातार प्लांट होते हैं, लेकिन मुंबई में क्या होगा, क्योंकि इस बार मुंबई में होस्ट महाविकास आघाड़ी है, कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, शरद पवार भी है, और उसके वरिष्ठ शरद पवार होने के नाते शरद पवार की अध्यक्षता में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो रूपरेखा बताएंगे क्या क्या होने जा रहा है। मैं ये नहीं मानता कि एकदम सारी चीजें तय होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियरिटी के साथ होगी। शायद कन्वीनर नीतीश ने बोल ही दिया कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मैं तो सबको इकट्ठा करना चाहता हूँ। यदि नीतीश ने ऑन रिकॉर्ड कहा, उसके बाद कोई चीज बचती नहीं है। नीतीश के लोग भले ही कुछ कहे या शरद पवार के लोग कहे, हर पार्टी के नेता जो है वो चाहते हैं कि मेरा नेता प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन फिर घुमा फिरा के नंबर गेम मैटर्स। और मुझे लगता है अब सभी लोग इंक्लूडिंग कांग्रेस, ये अब सब अपना अपना कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है। नीतीश भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है, ममता भी तैयार है, अखिलेश से भी मैंने कुछ बातें सुनी हैं, जो अखिलेश से बहुत नजदीकी लोग हैं, उन्होंने कहा हम भी सेक्रीफाइस तैयार करने को तैयार है। उधर मायावती को लेके भी शुभगाहट है, क्या उधर अकाली दल को लेके भी शुभगाहट है कि क्या वो आ सकते हैं, ऐसी कई चीजें हैं। तो मुंबई वाली मीटिंग बेंगलोर वाली मीटिंग से मुझे लगता है और आगे चढ़ के होगी, और जैसे जैसे ये मीटिंगें चलती रहेगी और जैसे जैसा चुनाव का समय नजदीक आएगा, चाहे कितना भी प्रयास कहे, चाहे कितना भी चिल्ला चोट मचे, मुझे लगता है इंडिया इज हियर टू स्टे, इंडिया यहाँ रहेगी और इंडिया ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय अब बीजेपी के लिए हो गया है। अशोक भाई, एक और, क्योंकि रक्षाबंधन में मामा जी ने, अपने शिवराज सिंह चौहान साहब ने 250 रुपया मध्य प्रदेश की बहनों के लिए उन्होंने कहा कि सारी महिलाओं को 250 रुपये देंगे। लेकिन आज ही राहुल गांधी कर्नाटका जाके, वो जो उनका पोल प्रॉमिस था कि 2,000 रुपये महीना सारी महिलाओं को, मतलब जब तक सरकार है तब तक हर महीने मिलेगा, तो वो तो 250 रुपये, मतलब मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये तो फिजिकल, ये तो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि कैसे आप कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, और ये सब 250 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब 2,000 रुपये महीने के सामने तो साफ हो जाएगा। देखिए क्या है आनंद जी, ये मैं आपका थोड़ा सा एक मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। जी जी। होता क्या है, जो आप पैसा देते हो वो जब आप पूरे देश के लिए सोचते हो तो क्वांटम बड़ा हो जाता है, लेकिन इंडिविजुअली सोचे तो क्या होता है,
उदाहरण के तौर पे किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए साल में आप देते हैं, 2,000 रुपए क्वार्टरली देते हैं आप। तो अब मुझे बताइए, ये 2.5 एकड़ खेत वाले को या उससे नीचे वाले को मिलता है। तो जिसका 2.5 एकड़ खेत है, मुझे बताइए, आप भी किसान परिवार से आते हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ। आज मुझे बताइए 2,000 रुपए 2.5 एकड़ खेत में क्या करते हैं? वहाँ घास निकालने के लिए गुड़ाई नहीं होती, वहाँ आप ट्रैक्टर का डीजल नहीं दे सकते, आप पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, आप 2,000 में दवाई छिड़क नहीं सकते, 2,000 में आप 2.5 एकड़ के लिए खाद नहीं ले सकते, जो खाद के रेट है, आप बुआई नहीं कर सकते। तो ये 2,000 नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो किसान जिसको ये मिलता है वो खाता है, वो नॉन प्रोडक्टिव अमाउंट चला जाता है। लेकिन यदि केसीआर की बात करें तो केसीआर ने इस अमाउंट को 10,000 किया। तो 10,000 जब मिलता है तो 10,000 में वो क्या करता है? 10,000 में वो खेत फर्टिलाइजर ले सकता है, 10,000 में वो बीज ले सकता है, 10,000 में सिंचाई खेती के काम कर सकता है। तो वो पैसा, क्योंकि किसान कभी बेईमान नहीं होता, ये किसान की ईमानदारी है, ये देश की जनता 2 टाइम की रोटी खा रही है। नहीं तो वो समय भी इस देश ने देखा कि जब लाल पीला गेहूं अमेरिका से लाके मिलों खाते थे और लाल रंग की रोटी खाती थी होती थी। ये क्यों देश पे आया? क्योंकि अपने देश में अनाज नहीं था। आज किसान लॉस सहन करके, हर किसान घाटे में, घाटा सहन करके वो अपना दायित्व पूरा करता है कि मुझे देश के लिए रोटी की व्यवस्था करनी है, वो करता है। इसलिए किसान को दो, या तो दो मत, और दो तो पर्याप्त दो जो खेत में काम कर पाए। अब किसान को आप बदनाम नहीं कर सकते कि किसान चोर है, किसान खा जाता है। अरे आप उसको इतना दो तो सही कि वो खेत में लगाए, आप उतना जी दोगे ही नहीं तो क्या करेंगे? मुझे बताइए। आपने मुझे कहा कि आप लखनऊ आ जाइए दिल्ली से, मैं आपको 200 रुपये भेजता हूँ। 200 रुपये में मैं कैसा लखनऊ आ सकता हूँ? रेलवे से भी नहीं आ सकता। तो मैं क्या करूंगा, वो 200 रुपये का नाश्ता कर लूंगा और फिर आपको बोलूंगा कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। फिर आप कहोगे कि अशोक वानखेड़े चोर है, 200 रुपये देने के बाद भी लखनऊ नहीं आया। आपको दे रही है मुझे, आप 1,000 रुपये भेजिए मुझे, 1,000 रुपये में कम से कम लखनऊ आ तो सकता हूँ ट्रेन से। ये ऐसी ही कुछ बातें हमारे यहाँ है। ये 250 रुपये में क्या होगा? आज शिवराज जी को मैं पूछता हूँ, क्या 250 रुपये में 1 किलो मिठाई वो बहन अपने भाई के लिए ले जा सकते हैं कि रक्षाबंधन बंधन के दिन? जी क्यों ये लोग जो सिर्फ 250 और 200 की बात करते हैं, उन्हें इस धरती कभी मार्केट में घूम के देखना चाहिए। कभी शिवराज खुद जाए। अब शिवराज जी के बच्चे फूल बेचते हैं करोड़ों रुपए के, उनको क्या मतलब है कि 200 रुपए का क्या मायना है? या शिवराज जी तो सीएम ऑफिस में बैठते हैं। शिवराज जी कभी जाके देखें 200 रुपए में क्या होता है। शिवराज जी जी कभी अपना इनकम उतना ही पैसा पॉकेट में रखे साल में, 2027 दो 2,2500 रुपए बीपीएल वाले के पैसा पॉकेट में रख के घर चला के देखे। शिवराज जी और मामा और मामी को, दोनों को मेरा आह्वान है। तो उन्हें पता पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या है। आज एक गैस सिलेंडर में कितना महंगा होता है और 250 रुपए में वो क्या कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर जी ये जो फ्रीबीज वाला मामला है, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि ये फ्रीबीज बांट के देश को भट्टा बिठा रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन वो जब खुद उनके पार्टी में लोग बांटते हैं, क्योंकि फ्रीबीज बांटना एक मजबूरी हो गई है। ये सब एक दूसरे को नाम देते हैं और करते वही है जो इनको जनता को देना है। लेकिन इसका मुझे लगता है कि ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका इनवर्स इफेक्ट पड़ता है, आपके बजटिंग पे इफेक्ट पड़ता है। और वो जो 200 रुपए देते हो, आप प्रोडक्टिव नहीं है, वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो कुछ जनरेट नहीं करते। वो 6,000 रुपए जो साल के दे रहे हो, अरबों रुपए दे रहे हो आप इतने किसानों को, लेकिन वो ड्रेन में जा रहे हैं। आपके ऊपर बजट का, यदि आप उससे आधे किसानों को डबल पैसा दे दीजिए, 12,000 रुपए कर दीजिए, तो शायद किसान कुछ कर लेगा उससे, वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स पता नहीं सरकार को क्यों नहीं, क्योंकि ये पॉपुलरिस्टिक मेजर है। ये 5 राज्यों के चुनाव आए तो 200 रुपए कम कर दे। चुनाव हमने पहली बार देखा है, हर चुनाव में पेट्रोल की कीमतें कम होती है, 2 रुपए 3 रुपए, और चुनाव खत्म होते ही फिर बढ़ जाती है। ये तो हेडलाइन लेने के लिए और लोगों के बीच में बताने के लिए कि हम आपके लिए कुछ करने हैं, ये टोकनिज्म है। लेकिन टोकनिज्म से जिंदगी चलती नहीं, देश नहीं चलता, ऐसा मुझे लगता है। जी। अशोक भाई, एक और एक एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चेंज किया और ऐसा कहा जा रहा है, मुझे लगता था कि बाय एक्सीडेंट है, लेकिन अब बाय डिजाइन है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो मायावती जी को स्पेस देना चाह रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर मायावती जी भी विपक्ष इंडिया में आ जाती हैं तो कमोबेश फिर स्थिति महाराष्ट्र वाली या बिहार वाली हो जाएगी बीजेपी की। फिर बीजेपी के लिए यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, अगर सपा बसपा और कांग्रेस एक जगह आ जाए। आपको क्या लगता है? देखिए आनंद जी, जो नए राय साहब जो अध्यक्ष बने हैं,
उनकी खासियत स्ट्रीट फाइटर की। मुझे लगता है कांग्रेस में स्ट्रीट फाइटर की जरूरत है। जब तक आप रास्ते पे उतरते नहीं, लोगों के बीच में जाते नहीं। देखिए, राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली और कांग्रेस में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। यदि कर्नाटक में कांग्रेस जीती है तो इसमें कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का भी योगदान है। उसके बाद याद करिए, पिछली बार जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना गई थी, तब दिग्विजय की नर्मदा यात्रा याद करिए, वो भी रास्ते पे उतरे थे। तो आपको रास्ते पे उतर के लड़ने वाला आदमी चाहिए। आपको दिल्ली की परिक्रमा करके या एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के एसी गाड़ी में घूम के पार्टी चलाने वाले लोग नहीं चाहिए। ये जो राय साहब है, ये जरा स्ट्रीट फाइटर माने जाते हैं। इनका भी कोई मतलब, एक भी कई पार्टियों से घूम के आए हैं, लेकिन इनका जो नेचर है कि रास्ते पे उतर के किसी को निडर होकर जेल जाएंगे लेकिन अपना स्टैंड नहीं छोड़े। ऐसे यदि एक आपको स्ट्रीट फाइटर मिल जाते हैं, और उसके बाद भारत जोड़ो टू, ये करीब 20 दिन उत्तर प्रदेश में गुजारेगी, वो एक एडवांटेज होगा। और तीसरी बात, मायावती के मामले में जो मेरे सोर्सेस है उन्होंने मुझे बताया कि सोनिया जी डायरेक्ट मायावती से बात करेंगी। सोनिया जी से और मायावती जी के इक्वेशन बहुत अच्छे हैं। यदि मायावती यदि शिफ्ट मारती है या मायावती का पोजीशन इंडिया में आता है, तो इतना आप मान जाइए, तो फिर ये यूपी में इंडिया के लिए क्लीन स्वीप होगा। ये बात मान लीजिए। कांग्रेस, सपा और बीएसपी यदि एक होते हैं, यादव, मुस्लिम, पिछड़े, यदि ये एक बार इकट्ठा हो गए, तो फिर बाकी तमाम परसेप्शन को छेद देते हुए ये आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये इनिशियली स्टेज पे है, वो कितना स्पेस देते हैं दोनों तरफ। उधर मायावती पे भी लगातार प्रेशर बढ़ ही रहा है। और मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आपको खासकर यूपी में जो बदलाव दिखेंगे, वो आचार संहिता लगने के बाद बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। आचार संहिता के बाद बहुत सारों के दिल खुल जाते हैं, हाथ खुल जाते हैं, थोड़ा पूर्ण रूप से खुल के सामने आते हैं। और ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर जो है, इसके लिए एक सुरक्षा कवच मिलता है कि भाई अब आचार संहिता है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। तो ये मुझे लगता है बाय एंड लार्ज एक एडवांटेज तब देखने को मिलेगा। लेकिन यूपी की सियासत आखिरी क्षणों तक एक निर्णायक स्थिति में पहुंचेगी, लेकिन उसको टाइम लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। अशोक भाई, एक चीज और बताइए, ये जो बार बार बीजेपी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में खींचतान। अरे भाई, अगर एक ही विचारधारा के होते तो एक ही पार्टी में होते हो। तो 26 पार्टी हैं, सबकी विचारधारा अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर अगर निष्पक्ष होकर देखिए तो आज ज्यादा झगड़ा तो बीजेपी में है। बीजेपी की कोई स्टेट ऐसी नहीं है, उत्तर प्रदेश भी, जहां पे आपस में 4 लोग एक दूसरे को के तलवार लेके गला काटने को ना तैयार हो। और उसमें अभी पूरे देश ने देखा, अब सब लोग कह रहे हैं, आप ज्यादा जानते होंगे, कि गडकरी साहब का उस दिन एयरपोर्ट पे वो व्यवहार, जिस तरह से मोदी जी नमस्ते किए और फिर उनके सामने आए और उन्होंने हाथ गलती से भी ना उठ जाए ऐसा लोगों का कहना, उन्होंने पीछे हाथ बांध लिया था पीछे की। मेरा इसमें नहीं नहीं, क्योंकि गडकरी साहब इस तरह के हैं नहीं। गडकरी साहब नेचुरल हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मान लेते हैं। लेकिन उस दिन का व्यवहार मुझे भी कुछ अटपटा जिसको कहेंगे, नॉट उनकी व्यक्तित्व के साथ नहीं जा रहा। नहीं, मैं भी उनके व्यक्तित्व को बहुत नजदीक से जानता हूँ। वो उनका व्यक्तित्व नहीं है। वो कितने विचार वैचारिक मतभेद हो, इवन मन के मतभेद भी हो, तो वो बदतमीजी पे कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करते। वो मुझे लगता है कि या कहीं पीछे देख रहे थे, या किसी चीज में बहुत खोए हुए थे, तो उनका नजरअंदाज हो गया। लेकिन एक बात तो तय है कि गडकरी बहुत आहत है, खासकर सीएजी रिपोर्ट आने के बाद। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पे धब्बा लगाने का प्रयास किया गया। दूसरी बात जो मुझे चर्चा सुनने में आई, और शायद मैं पहली बार ये सामने रख रहा हूँ, वो ये है कि गडकरी जी को प्रधानमंत्री कार्यालय से ये बताया गया कि अब गडकरी कोई प्रोजेक्ट नया अनाउंस नहीं करेंगे। ये जो गडकरी के हाथ बांधने का जो आपने कहा, वो जो प्रयास हो रहा है, वो कहीं ना कहीं 2024 के नतीजों के डर से है। उनको लगता है कि यदि 2024 में यदि बीजेपी 150 पे आती है, तो बीजेपी विपक्ष में बैठेगी। और यदि बीजेपी कहीं 190 220 के बीच में आती है, तो फिर ऐसे में सरकार तो बीजेपी बना लेगी, लेकिन फिर प्रधानमंत्री का चेहरा कोई और होगा। और दूसरा नाम जो उछल के सामने आता है, वो गडकरी जी का है, क्योंकि संघ से उनके संबंध, अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके संबंध
जो बीजेडी से लेकर तमाम लोगों के, ममता बनर्जी से उनके संबंध, ये सारी चीजों के, इवन महाराष्ट्र की अस्मिता के नाम से 48 सीटें पीछे खड़े हो जा सकती है। ये तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं गडकरी जी का खच्चीकरण करने का प्रयास हो रहा है। मुझे डर है आनंद जी, हो सकता है कि गडकरी को टिकट भी ना मिले, मतलब उनका लोकसभा का टिकट काटने का भी प्रयास हो सकता है, क्योंकि जो खबरें सुन के आ रही है कि जो 2 बार के एमपी है उनको टिकट नहीं मिलेगा, जो 3 बार के एमपी है उनको टिकट नहीं मिलेगा, फिर गडकरी जी के प्रोजेक्ट्स रोके जाना, ये तमाम बातें जो है, क्योंकि अभी तो मेरी पुष्टि तो हुई नहीं है मंत्रालय से, लेकिन ये बात मुझे कंफर्म करीब करीब सोर्सेस ने बता दी है कि गडकरी जी को ये बोला गया पीएमओ ने कि आप कोई नए प्रोजेक्ट आप अनाउंस नहीं करेंगे। दूसरी एक जो मुझे लगती है कि जो विसंगतियां हैं, हो सकता है कि उनको लगता होगा कि गडकरी का मंत्रालय जो है, गडकरी जी का, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बोझ पड़ रहा है। लेकिन गडकरी का मंत्रालय स्वयंभू है, वो अपना पैसा खुद जुगाड़ करता है, उसको रिटर्न भी करता है, तो उसका मुझे नहीं लगता देश को चिंता करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी ओर नीति आयोग ने जो एक स्टैंड लिया, ये खबर एक्चुअली मैं खुद डिस्कस करना चाहता, लेकिन अभी बातों बातों में याद आ गई तो मैंने सोचा। नीति आयोग ने एमएसपी पे कैप लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि महंगाई को रोकना है। आरबीआई के गवर्नर ने पहले ही बोल दिया कि महंगाई से हम हाथ उठा लेंगे, मतलब उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया कि महंगाई के बारे में हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कम कम होगी, आने वाला समय भी महंगाई का तड़का लग सकता है। ऐसे में उनको लगता है कि एमएसपी यदि ज्यादा देते जाएंगे, यदि किसानों को किसानों के फसल की कीमत ज्यादा होगी, तो फिर बाजार में और महंगाई होगी, शायद ऐसा सोच होगा। एक खबर मैंने पढ़ी और वो खबर मुझे बहुत ज्यादा चिंताजनक लगता है, क्योंकि अभी जो एमएसपी है, एक तो सरकार उस पर खरीद नहीं पा रही है, और दूसरी बात सरकार के पास पर्याप्त परचेसिंग सेंटर्स नहीं है। कई जगह सरकार ये बताती है कि हमारे पास बारदाना नहीं है इसलिए नहीं खरीद पाए हैं, कारण सरकार के पास बहुत होते हैं, कई बार पैसे नहीं होते, और एमएसपी नहीं मिलने से किसान बहुत आहत है। अभी उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको कि महाराष्ट्र में प्याज का निर्यात के ऊपर जो 40% कर लगा, निर्यात कर, उसकी वजह से निर्यात रुक गया, तो किसानों को लगा प्याज की कीमतें एकदम गिर जाएगी, तो उन्होंने प्याज की मंडियां बंद कर दी और 4 दिन तक हाहाकार मचा। सरकार तुरंत एक्टिव हो गई और पीयूष गोयल मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस तो जापान में थे, वहां से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब 2 लाख टन सरकार खरीदेगी। तो आम आदमी को लगता है कि 2 लाख टन खरीद रही सरकार, और वो भी 2100 रुपए 2400 रुपए पे खरीद रही है, 21 रुपए पे खरीद रही है, ये तो 2400 रुपए पे खरीद रही है, सॉरी 24 रुपए क्विंटल पे, ये तो बहुत अच्छा रेट है, ये होगा। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है, महाराष्ट्र में 40 लाख टन प्याज पड़ा हुआ है, 40 लाख टन। अब आपको उस 40 लाख टन में से 2 लाख टन आप खरीद रहे हो, तो ये ऊँट के मुंह में जी रहा है उस रेट में, लेकिन वो रेट बाकियों का नहीं है। क्या आप प्याज पे एमएसपी घोषित कर सकते हैं? यदि आपने 2 लाख टन नाफेड खरीदेगा, अच्छा नाफेड की खरीदी की जो 2 लाख टन तो अनाउंस हो गया, किसान खुश हुआ, चलो कम से कम 2 लाख तो बिकेगा इस रेट पे, ऊंचे रेट पे। लेकिन बाद में पता पड़ा कि वो 2 लाख टन खरीदने की जो गारंटी है, मतलब कंडीशंस है, 12 कंडीशन, वो इतनी हेवी है कि कोई किसान उसमें बेच भी नहीं पाएगा। तो सरकार अपना टारगेट भी 2 लाख का पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार की कंडीशंस ऐसी है। तो फिर प्याज बिकेगा कैसे मार्केट में? इतने मिलीमीटर का प्याज होना चाहिए, पर हेक्टर इतना ही लेंगे, प्याज के ऊपर वो नहीं, दाग नहीं होना चाहिए, प्याज नरम नहीं होना चाहिए। अरे भाई, प्याज 40 लाख टन चावल में पड़ा है। चावल मतलब जैसे हम रहने के लिए जो चावल होती थी, तो खेत में वो ऐसे सेक्शंस बनाते हैं पूरे देसी टाइप से, और उसके ऊपर प्याज एक के ऊपर एक रहता है, उसका चाल बोलते हैं। तो 40 लाख टन प्याज पड़ा हुआ है, 2 लाख टन आप खरीदने की बात कर रहे हैं, तो फिर प्याज का किसान तो मर ही जाएगा। ऐसी कई चीजें हैं, ये अनाउंस करने के बाद आम जनता को तो लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन वस्तुस्थिति देखने जाओ, उसको जिसको दर्द है उसको पूछने जाओ, तो उसको पता पड़ता है कि इन्होंने पेन किलर भी नहीं दिया, ये तो पेन किलर के नाम से पानी के इंजेक्शन दे रहे हैं। जी जी। अशोक भाई, एक चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी मोदी जी का कहना था साउथ अफ्रीका की विजिट बहुत अच्छी थी, फिर वो ग्रीस भी चले गए, कुछ लोगों का कहना है कि दोस्ती के वजह से चले गए, फिर अभी 8, 9, 10 को G20 की मीटिंग। उससे पहले वो ये कह के बताया गया कि चीन को उन्होंने सब समझा दिया, और चीन ने कहा कि हम डीएस, चीन ने 4 ही दिन के बाद, उनके आने के बाद, उन्होंने नया मैप कर दिया जिसमें उसने भारत के बड़े हिस्से को अपने
अपने में कहा कि ये चीन का हिस्सा है। 8, 9, 10 को दिल्ली में ज्यादातर क्या, सारे स्कूल बंद हैं, सारे दुकानें बंद हैं, सारे सरकारी संस्थान बंद हैं, सारे बैंक बंद हैं और काफी जगहों पे लॉकडाउन भी कर दिया है। ये लॉकडाउन जैसी स्थिति में आप G20 क्यों करवा रहे हैं भाई? हमें तो था ये उल्लास का मामला है, लोग सड़क पे आएंगे, झंडे हिलाएंगे, टाटा बोलेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वीआईपी मूवमेंट है, बहुत देशों के चीफ आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेके भी बहुत सारी चीजें हैं। और मुझे लगता है अशोक भाई कि सरकार को मैं नहीं, एक मिनट बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। नैम भी हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था, 100 देशों के लोग आए थे। ये मैंने बात नहीं, सरकार एक जो सरकार का पक्ष है मैंने पहले वो रखा। अच्छा जी। अब मुझे लगता है सरकार इस बात से डरती है कि जनता का आक्रोश, भारत की वस्तुस्थिति G20 लोगों के सामने ना आए। और ये प्रधानमंत्री जी की पुरानी आदत है, वो अहमदाबाद में भी जब किसी को बुलाते हैं तो झोपड़पट्टियों के बाहर पर्दे लगाते हैं और रास्ते से, ताकि झोपड़पट्टी दिखे नहीं। छुपाने से सच्चाई नहीं छुप सकती। और दूसरी बात है, मैं तो दिल्ली का रूप देख के अभिभूत हूँ। मेरा एक प्रधानमंत्री जी के सवाल है कि साहब, अमृत काल में हम जी रहे हैं, हम चंद्रयान की बात करते हैं, आपके जैसे युग पुरुष जो विश्व गुरु है इस देश पे राज कर रहे हैं, पूरा देश आपसे प्यार करता है, ऐसे आप कह रहे हैं कि चौथी बार भी मैं आऊंगा, अब लाल किले से भाषण दूंगा, ये भी आपने बोला। ये जब इतना विश्वास है तो ये दिल्ली जो आपने इन मेहमानों के लिए सजाई, क्या दिल्ली वासी इस दिल्ली का उपभोग नहीं कर सकते? क्या दिल्ली हमेशा ऐसी नहीं रख सकते आप? क्या आप, ये जो दिल्ली का रखरखाव है, मुझे लगता है 10,000 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ है। अब गमले ला के रखते हैं आप, और ये अब उसके बाद गमलों का क्या हुआ पता नहीं। जब कॉमनवेल्थ गेम हो गए थे तो बड़े बस स्टॉप वगैरह बने थे, उसके बाद उसको कोई देखने वाला नहीं है। गमलों में आज तो फूल वूल लगे रहेंगे, और जब G20 खत्म हो जाएगा तो गमलों में पानी डालने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब दिखावे के लिए करते हैं। आज एयरपोर्ट के बाहर बड़े बड़े स्टैचू लग रहे हैं, बड़े बड़ी चीजें लग रही है, बोर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन देखिएगा जब ये G20 खत्म हो जाएगा, ना फव्वारे चलते हुए नजर आएंगे, ना तुम्हें वो स्टैचू काले पड़ते हुए नजर जाएंगे। और कई स्टैचू उन्हीं गुजरातियों ने बनाए होंगे, गुजराती फर्म ने, जिसने महाकाल लोक के स्टैचू बनाए, तो पता पड़ा है कि आंधी आने के बाद वो स्टैचू गिर के टुकड़े भी हो गए। तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो कुल मिला के जो दिल्ली आप बाहर वालों के लिए सजा रहे हो, बेसिकली वो दिल्ली दिल्ली वालों के लिए होनी चाहिए। अमृत काल में 75 साल बाद यदि दिल्ली का प्रारूप आप, जो आपके सपनों की दिल्ली है जो आज सजा रहे हो, यदि वो रोज दिल्ली वालों को नहीं दे सकते, ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है। जी जी। अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि 31 और 1 के बाद की जो अगली हम लोग की चर्चा होगी अगले हफ्ते, वो इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि तब तक उसका क्या हुआ और उसका रिएक्शन और भी समझ में आने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में भाग लेने के लिए। थैंक यू अशोक भाई।